Running class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is federalism, or you can say federal system, or you can say federal form of government. Again, we will apply the same formula. Name says law. Then, sir, what does this federal word means? That means there is relation between central government and state government. And what relation do we say? We will call this word as a federal system. That means there will be one central government, there will be one state government. Hope you understand this. I will repeat again. What is the name of the chapter? The chapter name is federalism. It means relationship between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि सर ये कहां पर डिफाइंड है, देन आई विल से गो एंड रीड स्केड्यूल 7 that talk about division of power between central and state using three lists, that is union list, state list and concurrent list. Okay, this topic will be in detail पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन अभी क्या समझना है, हमें चैप्टर का जो नाम है उसे समझना है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए मैंने आपके सामने एक तरह लगाया है, सीधा लिखा है नेशनल गवर्नमेंट, और से नेशनल गवर्नमेंट कह लूं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लूं या फिर यूनियन गवर्नमेंट कह लूं, बात एक ही है. उसके नाम में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट. ये टर्म्स में लिखा गया बच्चों, इसका मतलब है कि हम ट्राई करते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में there should be a balance between central government and state government, which I will challenge कि ऐसा है नहीं. Actually में India is somewhere quasi-federal. Quasi-federal country actually means semi. I will explain you why I am saying this. So I will repeat again. What is the name of the chapter? The chapter name is Federalism from class 10th NCERT, chapter number 2. In the previous class, what we did? Power sharing, which is of 8 marks around, and federalism is about 7 marks. This is chapter 2. ये स्क्रीनशॉट है डायरेक्टली सीबीएसई की वेबसाइट से. हमने वहां सिलेबस देखा है, क्या लिखा हुआ है वहां पे, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि सर ये जो चैप्टर है, ये 5 चैप्टर इस बार के कोर्स में आने वाले है ना. देखिए तो सबको मिला के अराउंड 20 मार्क्स का पूछा जाए, है ना. तो ध्यान देना है हम लोग को सब्जेक्ट को, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हम के, चारों सब्जेक्ट मिला के 20 मार्क्स के सबसे आएंगे ईच, है ना. और दैट विल मेक योर 80 मार्क्स. होप यहाँ तो समझ आ रहा है. अगर आपने पावर शेयरिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड पावर शेयरिंग, देन कम बैक टू दिस वीडियो. अगेन नाउ सर, in this video of 30-40 minutes, what he will teach us, first of all, I will like to start with the overview. ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, वहां साफ साफ लिखा है कि पिछले चैप्टर में आपने समझा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कि वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है. वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल्स पे आपने पावर शेयर किया है. व्हाट आर दोस लेवल? लेवल्स आर द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यू से, and then state government, and then in local government we can say this. जो कि पहले बच्चों का ध्यान दोगे तो 1947 से लेके 1992 तक ये 3 नहीं थे, ये केवल 2 था. हम लोग कहते थे नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ बच्चों? 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, तो उसमें स्टेट से पावर लेके किसको दी गई, एक थर्ड लेवल बनाया गया जिसे हम लोग कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, है. तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, अगेन आई विल राइट नेशनल गवर्नमेंट, आई विल राइट हियर स्टेट गवर्नमेंट, आई विल राइट हियर लोकल गवर्नमेंट. आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कब हुआ. तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत हमने ये जोड़ा. उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा है. ये हमें समझना है.
तो वो बता रहे हैं कि वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, और एंड ऑफ द चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर एंड हाउ दिस लोकल गवर्नमेंट फॉर्म्ड. And as I have started earlier also, what is federalism? I will like to explain you that also. I will repeat again. That means division of power between central and state government, or you can say the relationship between central government and state government. समझ आ रहा है? अगर आप यहाँ तक साथ में हैं, तो later I will teach you some features, around 7 features of the federal form of government, or you can say federalism. क्या है सर वो फीचर्स, उन्हें एक्सप्लेन करिए, है ना? किस प्रकार से, व्हाई यू आर सेइंग इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कहीं भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का यूज नहीं हुआ है. इवन वन सर यू आर सेइंग व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री. हम समझेंगे. इवन इफ यू विल रीड द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट टॉक्स इंडिया, British Bharat shall be union of the state. They is not, they are saying that they are federation of the state, they are federal of the state, they are saying union of the state. We will try to understand that also. And how federalism practiced, we will try to understand. And later, as I told you, we will try to understand what is decentralization in India. समझेंगे हम लोग किस तरीके से का बंटवारा आपने किया और डिसेंट्रलाइज करते हुए लोगों में क्या ताकत दी है. Hope you understand this. So I will start from the very first topic, that is what is federalism. Read this line. बहुत आसान है बच्चों, ध्यान देना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. You read this line. What is federalism? So you will say federalism is a system of government. Okay, we understand. It's also a system. Yeah, it's a system of government. Well, in the system happen, you will say in which power is divided between the central authority. सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम नेशनल गवर्नमेंट से कह रहे हैं, कई बार हमसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, कई बार हम उसे यूनियन गवर्नमेंट कह रहे हैं, कई कई नाम से जान रहे हैं. क्या समझा हमने कि सर इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर को आपने डिवाइड कर रखा है किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. दिस यूनिट हो गई, this unit can be state government. This unit can be your regional government. This unit can be your local government. But here in Indian context, what they're talking about? They're talking about central government and sharing its power with the state government of the country. Hope you understand this. I will repeat again. If someone will ask you what is federalism, what you will say? You will say it's a system of government where power is divided between central authority and various constituent unit. You can say this. If you want to make it easy, you can say power is divided between central government and state government of the country. So we can say this is federalism. If you understand this, I will open the second point. Let me read this for you. No, read this. So, the federation has two levels of government. Okay, is it two level? All this one and two. Yes, sir. This can be true. This can be true. Yes, sir. So in federation, there are two levels of government. Both these level of the government enjoy power independently of the other. True बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था किस तरीके से इस तराजू में था, बीच में आसान लग रहा है तो कई लोग दूसरी है, जैसे दे कैन एंजॉय सेपरेटली. यस दे कैन. इनका अलग जुरिडिक्शन होता है, इनका अलग जुरिडिक्शन होगा. कैसे आप कह सकते हैं सर ऐसा कि अलग अलग है? आपको याद आ रहा होगा, अगर यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट पे बात कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उन टॉपिक्स पर जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं. तो ये इंटरेस्ट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए. दिस कैन बी स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में क्या है सर, जहां पर आप स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है और एट द सेम टाइम स्टेट के इंटरेस्ट में ले रही है ना? तो इनका एलिना हो गया, है ना? वन सेकंड पॉइंट वी कैन रीड अबाउट, so we can understand कि when is the government for the entire country, which is usually responsible for a few subject, common national interest. अभी हमने बात किया. Yes sir, that one government will be for the entire country. अगर एग्जाम्पल हूँ यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ध्यान देना. दिस इज आवर कंट्री इंडिया. हाँ, ये बन गया बच्चों. इट मीन्स
सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, नेशनल के अंदर आती है। ट्रू, यस सर, फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट क्या है? सर वी नीड उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार किस पे ध्यान देगी? स्टेट के इंटरेस्ट पे ध्यान देगी, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। क्या लिखा है बच्चों? गवर्नमेंट एट लेवल ऑफ बच्चों पर्सन और स्टेट which look much afterwards of the things to day एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। वो स्टेट का ध्यान रखते हैं, स्टेट की प्रोटेक्शन, स्टेट का ध्यान रखना, ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का काम, वहां की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना। आई विल रिपीट अगेन बच्चों की बेसिक है, बहुत ध्यान से सुनना कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सिंपली यू कैन डिफाइन इट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर द नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री इंटरेस्ट में काम करना, और वो स्टेट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट टू बी एडमिनिस्ट्रेटिंग में हेल्प कर रहा है। अगर ये पॉइंट समझ में आता है तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग साथ में। So what we are trying to say with this map, if you will see this map, this red color dictates that these countries have a federal form of government that will go into a power. What is unitary then, sir? हम लोग बात कर रहे हैं यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी क्या होता है फिर उसके बाद समझने में सब, जहां पर पावर किसी एक बॉडी के पास में हो, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पास में हो सकता है वहां पे सबऑर्डिनेट्स हो, वहां पर हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स हो, लेकिन बच्चों ये रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। तो जब पावर पूरी तरीके से बॉडी के हाथ में होती है तो यू कैन से दैट कैन बी अ यूनिट फॉर गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल फॉर गवर्नमेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो क्या बच्चों ध्यान देना, बस डिफाइन किया है यूनिटरी फॉर्म सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर सब यूनिट्स हैं भी तो वो क्या है, दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपने पावर डिवीजन किया था दो के बीच में, है ना, दो एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करना है तो आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो जहां पर ये सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट होंगे। तो पहला डिफरेंस हो गया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो you will say इस यूनिटरी यूनिटरी मतलब इसकी बनी होगी तो क्या हो बच्चों, एक लेवल पे रहेंगे, तो अगर डिवाइड भी किया है तब भी वो सभी सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, देयर आर वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू वर्सन और लोकल गवर्नमेंट। ये जो ऊपर वाली बॉडी है वो नीचे वाला आदेश दे सकती है। यहाँ क्या है बच्चों, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, यू कैन नॉट कम टू स्टेट गवर्नमेंट, यू कैन रिक्वेस्ट, यू कैन work with them, you cannot simply pass something that to the state government पे करना ही पड़ेगा। Hope you understand this, है ना। वहां पर क्या है, the unitary form of government पे एक के पास पावर है, you can say that। Now moving on, the third difference, the central government is supreme and administrative division exercise only power that the central government has when created to them, and their power may be granted or not by the central government. Look at this. In the unitary, who is supreme? Central government is supreme. और ये चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट की ताकत को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बच्चों, नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर व्हिच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए उन्हें जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या है, आपसे ऊपर का कोई है, आपसे सुप्रीम कोई है यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट में। अगर क्विक रिकैप करें क्या समझना था हमें, when you take away from this topic, takeaway is only three takeaways. Let me read this for you. The first takeaway is कि सर एक बॉडी होगी जिसकी पावर अगर आप डिवाइड करते भी हैं तो वो रिपोर्ट किसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करेंगे। यहाँ पर दो या दो से अधिक में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप ऑर्डर को पास कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कौन है, यहाँ पे सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्या है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट
सुपर सुप्रीमो साथ में है, जिसके लिए ये नहीं कि अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। ये डिफरेंस था बच्चों। मूविंग अहेड कि सर explain as some feature of federal form of government. Two things. There is one bookish thing which I will explain you. This is some extra. You can understand कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहली बार से लिखित संविधान आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन टू ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा सेंट्रल और स्टेट पर। यहाँ पर सबसे सुप्रीम कौन होता है? यहाँ पर सुप्रीम संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये भी हमको समझना है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, फोर्थ पॉइंट दिस कैन बी। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट के अंदर। और बच्चों बाइकैमरल नोमेनक्लेचर होता है, मींस पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, दिस इज लोकसभा एंड राज्यसभा। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन बुक्स में क्या है बच्चों, कुछ ओवरलैपिंग पार्ट है, कुछ नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। सारे 7 पॉइंट हमें समझने हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सर आपको 3 या 4 लिखने पड़ेगा। So explain us what are the feature of this federalism? The first point talk about which we have discussed कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो दो से अधिक टीयर की सरकारें होती हैं। तो they are saying there are two or more than two level of government और कुछ tiers of government है कि नहीं? एग्जाम्पल छोड़ दो बच्चों, तुम एग्जाम्पल लो। इंग्लिश का केस लेते हैं। यू आर सेइंग इंडिया हैज अ फेडरल फीचर, कैसे सर? लुक एट दिस, यू विल फाइंड यूनियन गवर्नमेंट, you will find state government, you will find local government. That means हाँ सर, दो डिवीजन है, दो तरह का डिवीजन हो सकता है लोकल गवर्नमेंट में। पहला स्टेटमेंट ये समझ गया आपको। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट टॉक अबाउट जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब होता है बच्चों कार्य क्षेत्र, जहां पर आपका डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन देखने को मिलेगा। बच्चों डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। व्हाई आई एम सेइंग सेम? जो ध्यान नीचे ध्यान दो, मैप पे ध्यान देना। सुपर इंडिया, जो अगर मान लो ये पूरा इंडिया है, तो यहाँ मान लो केरला की गवर्नमेंट है, तो बच्चों केरला की गवर्नमेंट सिटीजन के लिए काम करेगी, ना अपने नागरिक के लिए काम करेगी, है ना? वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो भी उनके लिए काम करती है, सब क्यों करती है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो डिफरेंट टीम्स है वो पहला सेम स्टूडेंट कर रहे हैं। ईच टीयर्स हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है बच्चों। ध्यान देना कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, पड़ोसी नहीं जा सकती है, लेकिन जो नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन पूरा भारत होता है, वो पूरे भारत के लिए कोई भी पॉलिसी बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। सर जुरिडिक्शन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन बहुत छोटा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग में, टैक्सेशन फैसला करने में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेट करने में, इंस्टीट्यूट करने में, तो इन सभी क्षेत्रों में हम देखेंगे। तो सपोज यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को लॉ पास करती है अपने सदन से, तो केंद्र नहीं होगा, नहीं, केवल स्टेट के लिए होगा। एक पॉइंट समझ आ रहा है? पहला पॉइंट क्या था? केवल दो से अधिक टीम हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सबके डिफरेंट जुरिडिक्शन है, इन काम सिटीजन के लिए ही कर रहे हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज the existence and the authority of each tier of government is what constitutionally guaranteed। बच्चों ये बातें आप कर रहे हैं सर, ये तय है ना, मिल जाएगा ना ताकत की सारी। हाँ, कैसे मिलेगा? क्योंकि बच्चों उसे गारंटी किया गया है, लौकिक तरीके से नहीं, वो में नहीं, संविधान में लिख, संविधान में साफ साफ बच्चों किन पारिभाषित किया गया है, एलोकेट किया गया है, उस बात को हमें ध्यान देना है। जो मैंने लिखा था ना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि यस दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से इन अदर वर्ड्स कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझना? सुना है? तो आगे बढ़े। वेल फोर्थ पॉइंट देन, fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level। कितना अच्छा लिखा हुआ है इंग्लिश में सर। क्यों आप अकेले संविधान में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, है ना? कैसे? यू नीड द कंसल्ट। सर यहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं? सकता है कोई एक बड़ा ड्राफ्ट होता है सपोज डिसीजन में, तो क्या होता है बच्चों, और तो एक हाउस में जाता है, किस हाउस में? सपोज मान लो लोकसभा में जाता है, लोकसभा लोग करता है वोट सर, लेकिन सर उसके बाद राज्यसभा में जाता है,
राज्यसभा को आता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ये स्टेट की हित को बयान करते हैं, यहाँ से भी बिल को पास होना होता है, तब जाके प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई बिल बनता है, ये लॉ। तो हमें क्या समझना है इससे? हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना है, तो यूनिलैटरली मतलब अकेले नहीं ला सकते हैं। यू विल रिक्वायर द कंसर्न ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ समझ में, इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आप कोई बड़ा बिल को पास कर रहे हैं जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप एक ऑप्शन है, लोकसभा से पास कराओ, टू थर्ड से पास कराओ, राज्यसभा से टू थर्ड से पास कराओ बच्चों, उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट, हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ध्यान देना, सपोज हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो आपको 14 स्टेट तो हाँ कहेंगे कि आगे पास होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और स्टेट्स का भी रोल है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे अकेले कुछ नहीं हो सकता है। अगेन रीचेक करें, पॉइंट क्या बताऊं कि तो ये दो से अधिक टीएस होने चाहिए। सेकंड पॉइंट ऑफ अबाउट जुरिडिक्शन, तो डिफरेंट जुरिडिक्शन में काम करते हैं सेंट्रल और स्टेट, है ना। तीसरा पॉइंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या कह सकते हो उसकी गारंटी लिखित में होनी चाहिए संविधान में। फोर्थ पॉइंट है टॉकिंग अबाउट अकेले परिवर्तन नहीं ला सकते हो, फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज हैव वर्क सर टू व्हाट इंटरप्रेट, मैंने बताया है कि जुडिशरी काम क्या है, टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ लिखा हुआ है कोर्ट हैव द पावर टू व्हाट, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन when the power of a different level of the government। look at this बच्चों, इंटरप्रेट कर सकता है हम कौन? और अगर शब्दों में बच्चों ये बताना चाहते हैं कि किसी भी फेडरल कंट्री में कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में। समझ लो बच्चों, है ना। तो अगर 6 पॉइंट पर देखें तो बच्चों सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, बच्चों की लेवल आप स्पेसिफाई करते हो उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमी। बच्चों क्या करती है, दैट इज फ्रीडम। उनका स्पेस है, वो चाहे तो वहां पे उन पैसे को यूज कर सकते हैं, दोनों के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हमारा लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान देना इस पे कि फंडिंग सिस्टम का एक डुअल ऑब्जेक्टिव है। क्यों? जो आप सबसे पहली चीज, जब आप सभी को पावर देते हो तो बच्चों सब सेटिस्फाई होते हैं, प्रमोट यूनिटी। एट द सेम टाइम व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू ट्राइंग टू अकोमोडेट विद द रीजनल डाइवर्सिटी। साइड अगर तुम बोल कर लो तो डायवर्सिटी क्या पूछो, गुस्सा हो जाएगी। आई विल पुट बेल्जियम एंड श्रीलंका एग्जाम्पल, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या था, जब बेल्जियम ने पावर को डिवाइड किया किसमें, कुछ पीपल और 10 पीपल में, मीन्स दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट विद वो रीजनल डाइवर्सिटी, है ना। तो ध्यान देना इस डुअल ऑब्जेक्टिव पे। सब जल्दी से बताइए कि क्या फीचर है इस ग्राफ का, इस पैसेज का। तो देयर आर 7 फीचर्स। द फर्स्ट, दे या दो से अधिक लेवल हो सकते हैं। सेकंड, ड्यूरेशन होता है। तीसरा बच्चों, ये सभी चीजें संविधान में लिखी हैं। चौथा, अकेले परिवर्तन नहीं ला सकते हो। पांचवा, आपको कोर्ट की नीड होगी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, रिव्यू को बहुत ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। 6 द डुअल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स इस समय ये फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं यूनिटी को प्रमोट करता है, एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी को भी साथ में लेके आता है। अगर ये फीचर समझ में आता है तो आई विल मूव टू टू ऑफ फेडरलिज्म। क्या होता है सर ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हम समझने का ट्राई करेंगे। है मेन सेज अलॉट कमिंग टुगेदर, मतलब कुछ लोग साथ आए हों। तो हाँ बच्चों, जब स्मॉल स्मॉल स्टेट साथ में आते हैं तो क्या होता है बच्चों, उस बड़े से को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल लीजिए, इसी तरह के फिफ्थ सर्कल से मिलकर बना है, क्या बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दैट मीन्स यूएसए इज एग्जाम्पल ऑफ coming together federation। Why I'm saying this? Because they offer together power to form a federation। इससे क्या होता है बच्चों, इसका फीचर क्या है, से वो कंट्री स्ट्रांग हो जाती है। ओके बच्चों, कोई भी लगाएगा, अधिकांश लोग साथ में रहेंगे, कोई पीठ नहीं पाएगा, है ना। समय हमारा तो वो साथ में इसलिए आए। इंसान बच्चों, अगर आप कभी बड़ा यूनिट हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि आप डाइवर्सिटी अपनी बहुत है, तो यू विल ड्रॉन सम बाउंड्रीज
है ना? आपने बाउंड्रीज को बिल्ड कर दिया है और क्या किया है, कंट्री को डिवाइड किया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स में। बच्चों क्या हो गया, ये हो गया बच्चों होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर बिकॉज यू आर ड्राइंग दिस लाइन ओनली सो दैट यू कैन फ्लो डाइवर्सिटी ऑफ दैट कंट्री, है ना? तो दिस इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। So I will repeat this line for you. मैंने सीधे समझ लिया कि इंडिया का एग्जाम्पल दिया, तो पहले इंडिया आया था, बाद में बच्चों अपने बाउंड्रीज बनाने का वो लिया है, पिन लिया है। There is a two aspect of this institution is practice of federalism. There is mutual trust between the government of different level. So अवश्य जो trust होगा तभी साथ में काम कर पाओगे। भी बच्चों देखो देखना, the first route involved in dividing states and other states क्या हुआ? Actually together all their own to form bigger unit। खुद आए हैं बच्चों साथ में, क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें बड़ा यूनिट फॉर्म करना है। एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना, आपके लिए इस समय इस एज में केवल 3 कंट्री एग्जाम्पल होने चाहिए कमिंग टुगेदर का, क्योंकि सीबीएसई केवल इन्हीं तीनों से पूछेगी। द फर्स्ट विल बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड और तीसरा है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। लिखा है बच्चों, second rule is that large country decide to divide its power between constituent units and national government। इसे कहेंगे बच्चों होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मैंने नीचे एग्जाम्पल से समझा दिया था। ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला इंडिया, दूसरा स्पेन, तीसरा बच्चों बेल्जियम। ये 3 एग्जाम्पल याद रखने के, यार मैचिंग में आ जाता है। साथ में आता भी मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। type सबसे लिखा है name says a lot coming together, that means different small states are coming together for what? To form a bigger unit, a bigger unit to form। इसे कहेंगे coming together। What is working together? You are really a country, but you willingly have drawn small units, subunits, है ना? That can be for a number of region। For that can for the one of the region is holding a diversity। इसके कारण से उसे कहा गया holding together, है ना? मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होना, बार बार पढ़ लेना इसे। मैं आपको डिस्टिंग्विश किया है कि सर क्या डिफरेंस इसको लिखूं सॉफ्ट में आसान फिर से। कमिंग टुगेदर में क्या था बच्चों, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल शो साथ में आए, बड़ा यूनिट बनाया। इसका उल्टा है बच्चों, यहाँ पे लार्ज कंट्री था, आपने डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में किया। यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट एंजॉय आजादी, सम ऑटोनॉमी यू कैन से हियर। यहाँ पे क्या है, सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है बच्चों। स्टार्टिंग में आपको पढ़ते नहीं होता है कि बराबर रहे, लेकिन बच्चों मोर और लेस यू कैन से बिल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर हैव मोर पावर, सेंटर हैव मोर पावर। इस बात को ध्यान रखना, तो डिस्टिंग्विश में इसका इस्तेमाल करके। अगेन नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या आ रहा है मन में कि सर इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? आपने तो कहा था स्टार्टिंग में कहीं भी लिखा नहीं है फेडरल कंट्री। तो बच्चों ये प्रैक्टिसेस हैं, तो लिखा है बच्चों फीचर, है ना? मतलब फैमिली सिस्टम अप्लाई टू प्रोविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यस सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है। या यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई व्हाट आई एम सेइंग थ्री फोल्ड, तो यू रिमेंबर दैट थ्री लिस्ट। तो आपके लिए अगेन होमवर्क भी है, आप पढ़ेंगे व्हाट इज स्केड्यूल, व्हाट इज स्केड्यूल 7, है ना? जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्टेट लिस्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट लिखा गया है। आपको ये बच्चों ये सभी तीनों लिस्ट के वहां जिक्र होंगे। अराउंड बच्चों 97 सब्जेक्ट मैटर्स आर इन दिस, 65 सब्जेक्ट मैटर्स इन स्टेट लिस्ट और 57 अराउंड was in the concurrent list, but this value have keep changing। अगर इसकी चेक करेंगे आज रिसेंट में बच्चों, तो 99 पहुंच गया है यूनियन लिस्ट। तो इस लिस्ट का मतलब क्या होता है समझ आइए जरा सा। जैसा नाम वैसा काम, यूनियन लिस्ट दैट मीन्स जो भी सब्जेक्ट मैटर नेशन के इंटरेस्ट में है उसे आप यहां लिख लीजिए, जो स्टेट की लिस्ट में है यहां लिख बच्चों। और अगर दोनों के इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट में है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है बच्चों, तो हम कहां लिखेंगे बच्चों, हम उसे लिखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में, यहां लिख लेंगे। तो जल्दी से समझने का ट्राई करते हैं कि क्या है ये सारी चीजें। ह्यूमन लिस्ट लिखा है बच्चों, इंक्लूड द सब्जेक्ट्स किसके इंटरेस्ट में, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज बच्चों क्या अंडरलाइन करना, यही आपको याद नहीं करना है केवल। द फर्स्ट विल बी डिफेंस, सेकंड विल बी फॉरेन अफेयर्स, थर्ड विल बी बैंकिंग, फोर्थ विल बी कम्युनिकेशन, इस अंतर सेंट्रल गवर्नमेंट, करेंसी,
इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसका मतलब क्या है? इस यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। जो भी इस लिस्ट में रखा गया है सब्जेक्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अकेले अकेले बच्चों को कानून बना सकता है, बात कर सकता है इसको। स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये वो सब्जेक्ट मैटर कंटिन्यू करता है जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस की हो। फॉर एग्जाम्पल फिर से बताइए। वन इज पुलिस, सेकंड इज ट्रेड, थर्ड इज कॉमर्स, फोर्थ इज एग्रीकल्चर एंड फिफ्थ इज इरिगेशन। मैं ध्यान के लिए नंबरों को कर रहा हूँ बच्चों, आपके लिए केवल यही 5 नाम आपको याद करने हैं। इससे रिलेटेड मैचिंग पूछ लेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ लेंगे। वो क्या देंगे? एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है आपको बताना पड़ेगा, स्टेट लिस्ट में है ना? और इसमें क्या है बच्चों? द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों देखो कितना अच्छे से बना हुआ है कि क्या है, यूनियन गवर्नमेंट बच्चों देखो इस पेड़ के बाहर है, मतलब कि अकेले उनकी बात करेंगे, है ना? ये सब जो अलग है स्टेट गवर्नमेंट इस पे बात करेगा, उनकी पावर यहाँ है। कॉम्पिटिशन लिस्ट क्या है बच्चों? जिसपे मेन लोग एंजॉय कर सकते हैं पावर को, और जो यहाँ पे ये टॉपिक्स लिख लिखे कॉन्ट्रेक्ट। अच्छा तो कॉन्ट्रेक्ट क्या है? ठीक है होगा बच्चों, ये वो सब्जेक्ट मैटर है जो कॉमन इंटरेस्ट में काम करेंगे, किसके? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। एग्जाम्पल इसका सुनाते हैं। एजुकेशन कंटेंट लिस्ट में, फॉरेस्ट कंटेंट लिस्ट में, प्रिंस यूनियन कंटेंट लिस्ट। मैरिजेस के बारे में यहाँ पर है, अडॉप्शन और गोद लेना बच्चों यहाँ पर है ना? और एक और लिखा है जो अडॉप्शन सबसे सब साथ में लिखा है चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट लिस्ट। कितना आसान है। अगर आपके रिपीट करूं कि कौन सी 3 लिस्ट है, सब तीनों लिस्ट कौन सी है, तो व्हाट यू विल से? यू विल से यूनियन लिस्ट है, फिर आप बोलोगे स्टेट लिस्ट है, फिर आप बोलोगे कॉन्करेंट लिस्ट है। सर यूनियन लिस्ट में नेशन के इंटरेस्ट में सब्जेक्ट जो होते हैं वो रखे गए हैं। स्टेट लिस्ट में बच्चों स्टेट के इंटरेस्ट में जो काम होता है, लोकल गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट में काम है वो, और फॉरेन जो दोनों के बीच में होता है वो कॉन्करेंट पे रखा गया है। लेकिन बच्चों ये लिस्ट ही तो है। अगर आपने कोई नोटिस किया हो, अगर आपका बर्थडे हो तो आप लिस्ट बनाना बैठ जाओ, क्या रहना चाहिए? लिस्ट। कि चलो ठीक है, केक लाना है, कैंडल्स लानी है, ये लाना है, वो लाना है। लेकिन आप ध्यान देना शाम को कुछ ना कुछ सामान याद आएगा, अरे यार ये तो छूट ही गया। उसी प्रकार से बच्चों इन तीनों लिस्ट में कुछ सामान छूट गए हैं, उससे कहाँ किस कौन बात करेगा? तो बच्चों ध्यान देना, जो सब्जेक्ट मैटर कहीं नहीं है उसको माना जाएगा कि वो यूनियन लिस्ट में है, और इधर से ये कह सकते हो, ये कहा जाएगा कि उस वो रेसिडेंट सब्जेक्ट है, रेसिडेंट लिस्ट में आएंगे, जिसमें कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह ये बाद में आया, तो पता है कहाँ कौन बात करेगा? तो इससे संबंधित एक काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक सही एग्जाम्पल समझो कि हो सकता है आपने देखा होगा, क्रिस देखा होगा या फिर कोई मूवी देखा होगा, वहां पर जादू आता है बच्चों, जादू बच्चों एलियंस के बारे में कोई पिक्चर कर रही है ना? ना स्टेट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, कौन लिस्ट में? तो कौन कानून लाएगा इसके ऊपर? तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, बताएगी कि जादू कहाँ रहेगा, क्या करना है उस पर। समझ में? अगर आप पॉज करें तो आप इनको समझ सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल है तो फिर डेटा देखिए, 97 सब्जेक्ट मैटर यहाँ दिखा रहा है, 59 यहाँ दिखा रहा है, 47 राउंड यहाँ पे है। मैंने आपके लिए पेज करके वापस से नया अपडेट बता दिया था, कम ज्यादा होता रहता है ना? तो ध्यान दें, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वही लिखा हुआ है, अगर समझे यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस अलोन यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक एग्जाम्पल। अगर आपको भी डिस्टिंग्विश करना हो एग्जाम में तो यही करना, किसके इंटरेस्ट में काम करता है, एक पॉइंट ये लिख देना, कौन बना रहा है लॉ, और एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिख के ऐसे 3 नंबर पा देते हैं आपको। नाउ लेट्स गो अहेड। सर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? कैसे प्रैक्टिस करते हैं सर आप? Obviously, the real success of federalism in India is what? Is the nature of democratic politics बच्चों। फेडरलिज्म यहाँ क्यों सक्सेसफुल हो पाया? कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन बच्चों कोई भी पॉलिसी लाने के लिए एक डेमोक्रेटिक रास्ता अपना रहे थे। डेमोक्रेसी ने बहुत हेल्प किया। चलो जानते हैं कैसे आप बोल रहे हैं ये बात बच्चों, हम लोग कितने अच्छे थे, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की, जबकि बच्चों में दर्श हुए थे। हम गए थे कि 1947 में जब हमने डिवीजन किया था तो बहुत सारे लोग की हत्या हुई थी। बच्चों हमने डरते हुए हमने अलाउ किया किसको? अरुणाचल प्रदेश को।
आंध्र प्रदेश को कि डिफरेंट स्टेट बन जाएगी 1951 में, है ना? आपने सुना होगा कि आपने कहा होगा कि स्टेट्स को ऐसा के आधार पर आसान काम नहीं था, उसे तय किया हुआ है। The creation of linguistic state, which was first a major touch of democratic practice in India. From 1947 to 2017, अगर मैं अपडेट करूँ तो 2019 में चुका यहाँ पे नए ओल्ड स्टेट वैनिस्ड, गायब हो गए, नए स्टेट्स बनाए गए, है ना? एरिया बाउंड्रीज नेम के रूप में तो बदला गया है। फिर अगेन बच्चों, आप फेडरल कंट्री हो, मैं मानता हूँ सेंट्रल स्टेट की पावर डिवाइड है, लेकिन बच्चों आप डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं अपर हैंड देते हो और आपने ये लोगों की बात मानी। छात्र आप नहीं मानते, वो सब जगह ध्यान देना। लैंग्वेज पॉलिसी बनाते हो आप, फोर्सफुल तरीके से हो यहाँ पे, है ना? ये सब करिए। आर्टिकल 343 क्लॉज 1, आर्टिकल 343 क्लॉज 3, एक हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। बीच में आपने क्या किया, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। आपको जितना सही प्रॉब्लम है आपने नहीं हटाया, क्या पता नहीं क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। जो हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेजेस को कहाँ रखा है बच्चों? ये कोड Schedule 8 of the Indian Constitution deal with 22 languages recognized by the Constitution of India. आप पूछेंगे सर 21 लिखा है यहाँ पे? नहीं, फिर लिखा है besides Hindi there are 21, मतलब 1 plus 21 which is 22 languages have been written there. इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, शेड्यूल अनुसूची में लिखा गया है। और बच्चों, अगर आप एग्जाम में जाते हो किसी अधिकारी का, पीसीएस का या आईएएस का, तो आप देखिएगा तो आपको इसमें से ही किसी भी लैंग्वेज में चुनने का अधिकार, आप पेपर दे सकते हो लैंग्वेज से। दो समझ रहे हो इस चीज को? तो क्या समझा रहा हूँ कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। कैसे कह पा रहा हूँ मैं उसमें कह पा रहा हूँ लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर मैंने स्टेट इसलिए बनाया क्योंकि आई डू सपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। लैंग्वेज पॉलिसी इतनी अच्छी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आई डू सपोर्ट पॉलिसी ऑफ दिस डेमोक्रेसी। moving ahead, center state relation की अगर बात करें, तब है बच्चों, reconstructing the center state relation is one more way with the federalism। obviously बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या हो, दोनों की अंदर स्ट्रेंथ हो। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चों नहीं चल पाएगा। तो दिस बी वन रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो लिखा हुआ है नो सिंगल पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। मानते हैं इस बात को आप? हाँ बच्चों, का टाइम लाइन बताऊं तो आपको याद आ रहा होगा कि अराउंड 1977 के इलेक्शन के बाद से कई बार बच्चों यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बना है। देखिए जो नेशनल अलायंस बने हैं, ये क्या है बच्चों? मैं बताया था आपको, जब दो या दो से अधिक पार्टीज क्या करती है बच्चों, साथ आती हैं। क्यों आती हैं? हुकूमत बनाने के लिए, प्रेसिडेंस बनाने के लिए, एक तरह से प्रेसिडेंस बनाने के रखते हैं, ये सरकार बनाते हैं। ये क्यों कर पा रहे हो? सेंट्रल स्टेट रिलेशन कारण। इस टाइम इसलिए कई सारे रीजनल पार्टी विरोध किए थे। माय पॉइंट इज, कैसे fix कर रहे हो आप फेडरलिज्म को? पहली बात, आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिस्पेक्ट करके, लैंग्वेज पॉलिसी अच्छी बना के, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मेंटेन करके। समझ आता है यहाँ तक? तो अगेन मैंने अभी कहा भी था, एक कहानी सुनाई थी आपको। एक हेडिंग हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब बच्चों पावर को बांटना। पावर को बांटना, तो लिखिए बच्चों, पावर इज टेकन अप किससे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। और किसको दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? अगर मैं हमको सपोज ये क्या है, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट है। आपने क्या किया, अगर को लीड और किसको दे दिया बच्चों? लोकल बॉडी को दे दिया, लोकल बॉडीज को दे दिया। दैट मीन्स आपने क्या किया है, आई कैन से ये हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, इसका उल्टा क्या है बच्चों? सेंट्रलाइजेशन। जो आप ये ताकत छीन कर सेंट्रली पास हो जाएगा तो उसे सेंट्रलाइजेशन कह देंगे। लेकिन ये क्या टाइम है बच्चों? ये वो टाइम है जहां पर आपने डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब प्लीज वो तो लोकल बॉडीज में दे दिया। वो समझो 1992 में लिया गया है। सुना रहा है? क्या किया गया? अमेंडमेंट्स किए गए। तो लिखा हुआ है जो पहला अमेंडमेंट कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कि आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। इससे पहले बच्चों इलेक्शन कराओ मत कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब प्यारा संविधान कह रहा है कि आपकी लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। और सीट को रिजर्व वगैरह किसके लिए बच्चों? एग्जीक्यूटिव हेड तो किससे बिलोंग करेंगे? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करेंगे, ओबीसी से बिलोंग करेंगे। सीरीज किए गए।
बच्चों इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए तिहाई सीट रिजर्व कर दी गई लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन के दौरान। वो जो लिखा हुआ है, एक नया पैटर्न बनाया गया, जैसे कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे इंडियन आप देखते होंगे इलेक्शन कमीशन जो है आपका वो सेंट्रल लेवल पे वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बच्चों लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराता है। लिखा है ना बच्चों, क्रिएट ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन को कराने के लिए। द सेम टाइम बच्चों लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट required to share some power and revenue with the local government. That means you will share some usually also जब पैसे नहीं शेयर करोगे तो लोकल गवर्नमेंट में कोई फायदा नहीं है, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो फिर भी क्या कराएं आपको कि सब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हुआ आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके किसको दे दी? किसको दे दी? लोकल बॉडीज को दे दी, है ना? और क्या क्या अमेंडमेंट आए? कौन से अमेंडमेंट हमने पढ़ा? पहला अमेंडमेंट पढ़ा कि अब इलेक्शन रेगुलर कराने पड़ेंगे, एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व की गई, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट रिजर्व की गई। आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन गठन किया इलेक्शन कराने के लिए, और आपने रेवेन्यू भी थोड़ा सा शेयर करना स्टार्ट किए। ये 5 संशोधन लाए गए थे, आप इसको याद कर लीजिए, कुछ तो पूछा जाता है। ये नया पूछा जाता है किस तरीके से फेडरलिज्म में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, बच्चे पूरी कंट्री के लिए है, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये लोकल लेवल के लिए है। ये यूनियन इस पे काम करेगा, स्टेट इस पे काम करेगा, और ये उन सब्जेक्ट मैटर्स पे काम करेगा। और रेस्टोरेंट सब्जेक्ट हमने समझा, रेस्टोरेंट सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। रेस्टोरेंट एक्स्ट्रा क्या बच्चों? एक्स्ट्रा मतलब कि कोई भी लिस्ट या सब्जेक्ट मैटर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो उसे कहेंगे एक्चुअली सब्जेक्ट में। कॉन्टेंट क्या होता है? जहां पे दोनों के इंटरेस्ट पे बात होती है। और जैसे कि मैंने डिसेंट्रलाइजेशन किया, क्या बन गया? पीआरएस का गठन हो गया। पीआरएस का बच्चों पंचायती राज सिस्टम कहाँ डिफाइन है बच्चों? 11th शेड्यूल लग रहा है ना? 11th अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में का जिक्र किया गया है। तो क्या है बच्चों? रूरल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। हाँ सर, कहते हैं सर। कहाँ पे बच्चों? ईच विलेज ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स आल्सो हैव व्हाट? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भी है बच्चों, लिखा है दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? सेपरेट वार्ड, कुछ वार्ड मेंबर होते हैं इसके अंदर। तो लिखा है ऑफन कॉल्ड पंच। पंच है 5 लोग वाले बच्चे, बहुत समझते हैं पंच, या प्रेसिडेंट कहते हो या सरपंच कह लेते हो। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड पीपल, यस सर। सर लोग हाँ yes, उनको वोट करते हैं, है ना? इनके पास डिसीजन मेकिंग होता है बच्चों। ये लोग मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या कैसे करना है। बच्चों पंचायत का काम क्या है? ओवरऑल सुपरविजन किसका? ग्राम सभा का। लिखा है ऑल वोटर्स आर मेंबर, है ना? मेंबर होते हैं। और लिखा हुआ है कि हमारा तीन मीटिंग होगा ऑलरेडी, 2 से 3 बार मिल लेते हैं कैसे करना है। देखा बच्चों, जबकि अगर बहुत सारे ग्राम पंचायत एक साथ पैदा है तो क्या गठित करते हैं बच्चों? पंचायत समिति बनती है, ब्लॉक या मंडल कह सकते हो, है ना? और ध्यान देना, मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑल पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया। तो करते हैं, फिर लिखा है बच्चों पंचायत समिति और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टू क्या कहते हो? जिला चुनाते हो, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। जिला परिषद, है ना? इसमें कौन होगा बच्चों? लोकसभा के एमएलए तो मेंबर होते हैं, और एमएलए भी होते हैं बच्चों, और कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं डिफरेंट लेवल। अगर ट्राइंगल में आपको एक्सप्लेन करो इस तरीके से बच्चों, जिला क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा हो गया, है ना? उसके नीचे हो गई पंचायत समिति, जो ब्लॉक भी कहते हो आप, और उससे नीचे हो गए जो होता है जो ये हो गई ग्राम पंचायत। कर रहेगा, है ना? बोलो हाँ या ना? ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि 3 लेवल हो गए। जिस तरीके से आपने कहा था ना, ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या था लोकल गवर्नमेंट, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही 3 हिस्से में डिवाइडेड है। अगर लिखा गया है, अगर आप ये ट्रायंगल बनाते हैं यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसको मैं 3 में बांट दूं। जिला होता है, पंचायत समिति होती है, ग्राम ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे। ये स्टेट लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे है, ये गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे है। आज का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा कि सर आपने बताया कि 73rd तो हो गया, गांव तो हो गया, तो ये क्या है? म्यूनिसपैलिटीज क्या है? बच्चों समझना कि रूरल एरिया के लिए भी, रूरल एरिया के लिए भी क्या बनाया गया? म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया। इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? ध्यान समझना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े सिटीज के लिए, बिग सिटीज के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में म्यूनिसपैलिटी नहीं होगा, वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, है ना? और अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे बच्चों,
तो बहराइच में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होगा, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होगी, है ना? समझ, छोटे शहरों के लिए हो गया म्यूनिसिपल कमिटी होगी, और बच्चों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके लिए हो गया? ये हो गया आपको बड़े शहरों के लिए। जो इसका होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे आप मेयर कहते हैं, और जो आपका म्यूनिसिपल कमिटी का जो हेड होता है उसे आप चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी कहते हैं। इसके पास पावर ज्यादा है, रेवेन्यू सोर्स ज्यादा है बच्चों, उनके पास एम्प्लॉयमेंट कम है ना? ये डायरेक्टली डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ? नहीं बच्चों, ये डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, आईएएस ऑफिसर के द्वारा, इन सबके ऑफिसर के द्वारा भी डील कर पाता है, डायरेक्टली नहीं कर पाता है। आपको पता होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का आया था, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया जाएगा, है ना? उनके द्वारा डील करेगा ये। तो जो अगर आपको ये पैरा समझ, ये समझ आता है ना, 1 2 3 9, है ना? तो इसका मतलब आप समझ गए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमिटी में क्या अंतर। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आता है, लेकिन अब जल्दी से हम क्या करेंगे, एक और चीज देख लेते हैं कि सर कार्टून्स हमने आज नहीं डिस्कस किए, तो कार्टून्स क्या है बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज हमने कवर की, क्या नहीं किया। देखो बच्चों, चैप्टर नाम फेडरलिज्म था, ओवरव्यू हमने पढ़ लिया, गुड। फेडरलिज्म क्या है देखा हमने, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। 7 फीचर्स पढ़ लिए थे। 7 फीचर के बाद हमने इंडिया को क्या बनाता है फेडरल कंट्री, हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट के बारे में जिक्र किया, जो कि 7th शेड्यूल में लिखा गया है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम कुछ करते हैं, तो हमने देखा लिंग्विस्टिक क्रिएशन देखा, लैंग्वेज पॉलिसी देखी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखा। उसके बाद ये कार्टून है क्या दर्शा रहा है बच्चों, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पावर के साथ शेयर कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। बेसिकली ये होता है बच्चों, इंदिरा गांधी के पास बहुत बड़ी मेजोरिटी थी और वो डिसाइड कर रही थी किस स्टेट पे कौन सीएम बनेगा, वो इमेज में दर्शाया गया है। बच्चों ये क्या है, ये दर्शाया गया है पोजिशन गवर्नमेंट को। लिखा हुआ बच्चों मसाल पे, पोजिशन गवर्नमेंट कैसे चल रहा है बच्चों, सबके योगदान से। यहाँ पे सब कौन है, अगर मैं जूम करूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे लिखता भी हूँ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि सर ये सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सिंबल होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, ये देख रहा है आपको, है ना? तृणमूल कांग्रेस को दिखाई दे रहा है बच्चों, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को यहाँ पे, है ना? बढ़िया है ना? और इनको ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो लगी है बच्चों, ये आदमी इमेज है, बीजेपी का बना हुआ है यहाँ पे। कोलिशन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ आती हैं, क्यों साथ आती हैं, टू फॉर्म गवर्नमेंट, है ना? इस कार्टून में दिखाया गया, याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों लोग यहाँ पे कौन से में कितने परसेंट में दिखाया गया है। और उसके बाद हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, और क्या 5 अमेंडमेंट लेके आए थे, तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 अमेंडमेंट्स हमने पढ़ ली। उसके बाद बच्चों कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई कार्टून भी नहीं है, तो बैक टू माई पीपीटी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, है ना? वी विल सी यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।